हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने देखा है कि 1857 की जो क्रांति थी वो किस किस के लिए आगे बढ़ी, किस क्या कारण थे 1857 की क्रांति होने के। हमने देख लिया था सहायक संधि एक कारण था, एक कारण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रियासतों में हस्तक्षेप करना। उसके बाद सामाजिक प्रथाओं में वो रोष थी, फिर आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया, फिर सामाजिक भेदभाव करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की नीतियों ने 1857 की क्रांति प्रोत्साहन दिया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से और कारण थे जो क्या 1857 की क्रांति को आगे तक ले गए या जो विद्रोह का कारण बना। इसके बाद हम देखते हैं, हमने 5 टॉपिक देख ही लिया। सहायक संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रियासतों में हस्तक्षेप, फिर सामाजिक प्रथाओं में किस तरीके से प्रथाओं को प्रतिरोध या बंद करना शुरू कर दिया, फिर इसके बाद आर्थिक शोषण भी देख लिया, फिर सामाजिक भेदभाव भी देख लिया। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं छठा टॉपिक क्या था जो 1857 की क्रांति के कारण बने। 1857 की छठा टॉपिक है वो गोद निषेध नीति थी। गोद निषेध अधिनियम, अंग्रेजों द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, गोद निषेध अधिनियम। इसमें क्या करते थे अंग्रेज, किसी भी रियासतों को अपने रियासतों में मिला लेते थे। तो सबसे पहले जो ब्यावर रियासत था उसको क्या किया, अपने अधिकार में कर लिया। इसलिए इस गोद निषेध नीति को राज्य हड़प नीति भी कहा जाता था। नीति भी कहते थे। कहने का एक कारण था क्योंकि अगर किसी अंग्रेज को लगता था कि ये राज्य योग्य नहीं है या इस राज्य का जो राजा है योग्य नहीं है, उसको क्या करते थे, अपने अंडर में ले लेते थे और उसको उस रियासत को अपने अधिकार अपने हिसाब से चलाने का काम करते थे। इसलिए हड़प नीति के नाम से भी इसे जाना जाता था। इसके बाद अगला कारण था हमारा जो धार्मिक निर्योग्यता थी, अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम 1856 में लागू किया। इसमें क्या होता था, जो धार्मिक थी, मतलब जो जितने भी सरकारी कर्मचारी थे जो अंग्रेजों के पास काम करते थे, अगर वो ईसाई धर्म को अपना लेते थे तो उन्हें क्या दिया जाता था, सरकारी जो जितनी भी स्कीम थी उसमें छूट दिया जाता था। मतलब धर्म को परिवर्तन करने का एक जरिया बना दिया धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम से। ये 1856 को लागू कर दिया गया। मतलब जितने भी अधिकारी थे जो अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे, अगर वो ईसाई धर्म को अपना ले तो उनको क्या हुआ, जो सरकारी स्कीम चलती थी उनके नीचे जो काम करते थे उनको क्या दी थी, छूट दी जाती थी, या तो पैसा वेतन बढ़ा दिया जाता था या उनको प्रमोशन दे दिया जाता था। इसके बाद हो जाता हमारा अगला डाक अधिनियम। एक अधिनियम और जारी कर दिया, डाक अधिनियम, कानून पारित कर दिया। ये भी कब किया, 1856 में। अब इसमें क्या हुआ, जितने भी सैनिक थे, सैनिकों के जो पत्र आते थे उनको अंग्रेज पढ़ना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब जो पत्र आता था वो सिर्फ सैनिकों के लिए आता था, उनके पर्सनल आता था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उन पत्रों को पहले वो पढ़ लेते थे कि उन्होंने क्या भेजा, उसके बाद वो सैनिकों को दे देते थे। जिससे भी क्या हुआ, एक असंतोष की भावना फैली और क्रांति का कारण बनी, उसके कारण माना जाता है। ये तत्कालीन कारण थे। तत्कालीन कारण था एक। तत्कालीन कारण क्या था कि बंदूक आता था ब्राउन बेस की जगह एक बंदूक थी ब्राउन बेस, उसकी जगह एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, का प्रयोग करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, एक अफवाह फैल गई कि इसमें एनफील्ड में जो कारतूस इस्तेमाल होते थे, हिंदुओं का मानना था
हिंदुओं का मानना था कि इसमें गाय की चर्बी लगी है, और जो मुस्लिम सैनिक थे उनका मानना था इसमें किसकी चर्बी है, सूअर की चर्बी लगी है। अब इनके कारण क्या है, हिंदू के लिए गाय धार्मिक हो जाता है और मुसलमानों के लिए भी सूअर क्या है, धार्मिक चीज हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि एनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर दिया, क्योंकि जो कारतूस होती थी उसको मुंह से छिड़ा जाता था, इसके बाद उसको प्रयोग में लाया जाता था। तो हिंदुओं को मानना था गाय की चर्बी है और मुसलमानों को मानना था सूअर की चर्बी है। हिंदुओं के लिए गाय और मुसलमानों के लिए जो सूअर थी वो धार्मिक थी, इसलिए वो उस कारतूस को मुंह से छीलने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। तो यही कारण क्या बना, 1857 का मुख्य कारण बना, जो तात्कालिक कारणों से जाना जाता है। अब इसके लिए जो बगावत जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें कुछ 1857 के कुछ प्रतीक माने जाते हैं। एक तो क्रांति का प्रतीक था, एक उस समय क्रांति का जो प्रतीक था, इन क्रांतिकारियों ने क्रांति का प्रतीक कमल के फूल को बनाया और चपाती यानी रोटी को बनाया। क्रांति का प्रतीक किस किस को माना जाता है, एक तो कमल के फूल और एक रोटी को। इसमें क्या करते थे, वो संदेशों को इसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे। इसके बाद जो क्रांति का वाहक था, क्रांति के वाहक साधु संत को माना गया। क्रांति का प्रतीक कमल के फूल और रोटी को माना और क्रांति का वाहक साधु संत को माना। इसके बाद इन्होंने क्रांति को करना शुरू कर दिया। सैनिक छावनियां थी, सबसे पहले ब्यावर को देख लेते हैं। ब्यावर में एक सैनिक छावनी थी। अब इसका जो सैनिक बटालियन था वो था मेवाड़ बटालियन। इसका मुख्यालय कहाँ पर था, मेवाड़ में स्थित था और इसकी स्थापना हुई थी 1822 में। इसके बाद दूसरा था नसीराबाद। इसमें जो बटालियन थी वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इसका मुख्यालय स्थापना ली है। फिर इसके बाद देखते हैं नीमच। नीमच में जो सैनिक बटालियन थी, फर्स्ट बंगाल कैवेलरी थी। फिर जो एरिनपुरा थी, एरिनपुरा में जोधपुर लीजन नामक सैनिक बटालियन थी, इसका मुख्यालय एरिनपुरा में था और इसकी स्थापना 1835 में ही हो गई थी। फिर इसके बाद आता है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा में जो सैनिक बटालियन थी, मेवाड़ बिल कोर नामक बटालियन थी, इसका मुख्यालय खेरवाड़ा में था और स्थापना 1841 में हुआ। फिर जो देवली है, देवली में कोटा कंटीजेंट नामक बटालियन थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर था, देवली में था। अब जो 1857 की क्रांति देखते हैं, इस 6 बटालियन में जो 1857 की जो क्रांति है, इसमें 6 छावनियों में 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी। एक तो आता ब्यावर में और एक है हमारा खेरवाड़ा। इन दोनों छावनियों में 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। बाकी चारों जगह 1857 की क्रांति में राजस्थान का मुख्य योगदान रहा था।